हलाला के नाम से वो पहले ही खौफ में रहती थी। उसे क्या पता था कि एक दिन इस खौफ से उसे खुद रूबरू होना पड़ेगा। आज उसके हलाला की रात थी। वो डरी बैठी थी। हालांकि एक तरफ वो खुद को समझा रही थी कि वो तो सिर्फ 15 साल का बच्चा है, कोई भरपूर मर्द नहीं, इसीलिए वो उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। अभी वो बैठकर यही सब सोच रही थी कि तभी उसका भतीजा कमरे में आ गया और बड़ी ही फुर्ती से उसके करीब बैठ गया। आज तो उसके तेवर बिल्कुल एक मुकम्मल मर्द के जैसे थे, जिसे देखकर वो डर गई और जैसे ही उठने लगी उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी मजबूत पकड़ को जब उसने महसूस किया तब उसे एहसास हुआ कि इसे बच्चा समझकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी वो अपनी सोच में गुम ही थी कि तभी वो बोला कि कहाँ जा रही हो तुम्हें? तो आज मुझे खुश करना है। वो उसकी गिरफ्त से ना निकल पाई और वो पूरी रात बेहाल रही, क्योंकि उसका नाम रेशमा है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और जब उसके माँ बाप ने उसके लिए रिश्ता तलाश करना शुरू किया तो उन्होंने यह बिल्कुल भी नहीं देखा कि उसके लिए कोई खूबसूरत लड़का तलाश करें, बल्कि उन्होंने यह देखा कि जिनसे उसका रिश्ता जोड़ा जाए वो अमीर लोग हों। और कुछ दिनों के बाद ही उसके लिए एक साहिल नाम के लड़के को पसंद कर लिया गया। वैसे तो उसे लड़का कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र 35 साल थी और रेशमा की उम्र सिर्फ 25 साल थी। उनका घर काफ़ी बड़ा था और उनके घर में साहिल की माँ और सिर्फ एक छोटा भतीजा था। दरअसल उसके होने वाले शौहर के जो सबसे बड़े भाई थे, उनका और उनकी पत्नी का काफ़ी साल पहले एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका था और अब उनकी निशानी उनका वह बच्चा ही था, जिसकी उम्र रेशमा से भी छोटी थी। यह लोग बहुत ही शरीफ और अच्छे थे। जब उसके अब्बू ने उनके बारे में पता करवाया तो सबने यही कहा कि वह बहुत अच्छे लोग हैं, ना ही किसी से झगड़ा और ना ही किसी से लड़ाई, ना किसी से कुछ खास लेना देना, बहुत अच्छे तरीके से मोहल्ले में रहते हैं। उनके बाप दादा भी यहीं रहते थे। उसके अब्बू इसी बात पर खुश हो गए हैं कि चलो अच्छे लोग हैं और इसीलिए उसका रिश्ता जल्द ही करवा दिया गया। उससे एक दफ़ा भी पूछा नहीं गया। खैर वो भी क्या कर सकती थी, क्योंकि वो तो किसी और को भी पसंद नहीं करती थी। इसीलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और खामोशी से ये निकाह कर लिया। शादी वाले दिन ही उसके शौहर ने उसे यह कहना शुरू कर दिया कि उनके घर वालों का हमेशा ख्याल रखना, यह ना हो कि तुम उनके आगे जुबान चलाओ और अपने आप में ही मसरूफ़ रहो। और उनका छोटा भतीजा जो कि साहिल के लिए उसकी औलाद जैसा था, वह काफ़ी छोटा है। साहिल ने उसे एक बाप की तरह पाला है, क्योंकि जब वह सिर्फ 5 साल का था तभी साहिल के भाई भाभी इस दुनिया से चले गए थे। इसीलिए रेशमा को उसका भी बहुत ख्याल रखना है। रेशमा की वजह से उसके ख़ानदान में किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उसने अपने शौहर को यकीन दिलाया कि वो सबका पूरा ध्यान रखेगी। उसके भतीजे की उम्र 15 साल थी और वह वाकई में बहुत मासूम था। उसकी उम्र भले ही 15 साल ज़रूर थी, लेकिन उसकी अकल तो उसे 8 साल के बच्चों के जैसी लगती थी। वह उसके आने से बहुत ज़्यादा खुश था। कहता कि चाची आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी चाची इतनी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी होंगी। वह उसके लिए अक्सर अपने स्कूल से चीज़ें लेकर आया करता, उसे अपने मोबाइल में बहुत चीज़ें दिखाता और उसके साथ मजाक भी किया करता था। वह बिल्कुल रेशमा के लिए उसके भाई के जैसा था। उसका नाम आमिर था। कभी वो देखती तो वह छोटे बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रहा होता तो कभी गेम खेल रहा होता। जब बाहर आइसक्रीम वाले की आवाज़ आती वह बाहर भाग जाता। वो उससे पूछता कि आपके पास पैसे हैं, तो वो उसे पैसे दे दिया करती। उसका शौहर उसे खर्च के लिए रुपये दिया करता था। उसके लिए हर महीने 4 जोड़ी कपड़े बनवाता था। उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके शौहर के अंदर उसे एहसास की कमी होने लगी, क्योंकि जब भी वो लोग किसी भी शादी या फंक्शन में जाते तो वहाँ पर हर कोई रेशमा को देखकर उसकी बहुत तारीफ़ करता। हर कोई उसके शौहर से कहता कि तुम्हारी बीवी कितनी प्यारी है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिली। उसे शुरू से ही मेकअप का बहुत शौक़ था, इस वजह से उसने मेकअप करना सीख रखा था और वो पहले से ही खूबसूरत थी और इतना अच्छा मेकअप करती, तो जिस वजह से लोग ना सिर्फ उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते बल्कि उसके मेकअप की भी बहुत
तारीफ करते। वह लोग उसके पति से कहते कि तुम क्या परिंदों को पानी पिलाते थे जो तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई है। एक बार तो उसके शौहर के एक दोस्त ने मजाक में यह तक कह दिया कि लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया है। उसके शौहर ने उस समय तो मुस्कुरा दिया, लेकिन बाद में उनका मूड बहुत खराब हो गया। इसके बाद उससे उसके शौहर ने कहना शुरू कर दिया कि तुम ज़्यादा तैयार होकर मत जाया करो, तुम्हें ज़्यादा तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बगैर मेकअप के ही अच्छी लगती हो। उनकी इस बात पर उसने उन्हें समझाया कि लेकिन मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, क्योंकि मेकअप मेरा पैशन है, मुझे उससे खुशी मिलती है। पर उसके शौहर ने उसकी एक भी बात ना सुनी। वो तो बिना तैयार हुए भी खूबसूरत लगती थी। इसीलिए एक दफ़ा जब वो बिना मेकअप किए हुए गई तब भी लोगों ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और उस रात उसका शौहर उससे बिना बात बहुत झगड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके शौहर को तकलीफ़ क्या है। उसने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह तो कोई बात समझने को तैयार नहीं थे। एक दिन वो सुबह उठी तो उसकी सास ने उससे कहा कि बेटा जाओ, बाहर दूध वाला आया है, उससे दूध ले लो। जब वो दूध ले रही थी तो उसका शौहर अचानक ही वहाँ आ गया और उसने उसे बाजू से पकड़कर अंदर घसीटना शुरू कर दिया। दूध भी उसके हाथ से उस वक्त गिर गया। उसकी सास ने जब यह मंजर देखा तो वह कहने लगी, क्या हो गया है साहिल, उसे तो दूध लेने के लिए मैंने ही भेजा था। तो उसका शौहर कहने लगा कि आपने इसको यहाँ पर क्यों भेजा, इतनी प्यारी लड़की को आप दूध लेने के लिए क्यों भेज रही थी। सुबह सुबह बाहर दूध वालों की नीयत खराब होती है, सुबह सुबह औरतों के घर जाकर यह उनसे बातें करते हैं। फिर उसके शौहर उससे बोले, और तुम वहाँ पर क्या करने गई थी, क्या तुम अपने आप को उसको दिखा रही थी। अपने शौहर की ऐसी बेफिजूल की बातें सुनकर वो हैरान रह गई। उसने उनसे कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो दुपट्टा करके गई थी। तो उसके शौहर ने कहा कि आज से तुम बुर्का पहनोगी। उनकी ये बात सुनकर वो और उसकी सास दोनों ही हैरान रह गए। उसकी सास ने कहा कि लेकिन हमारे खानदान में पहले किसी ने भी बुर्का नहीं पहना है, तो तुम इसको बुर्का पहनाओगे, ठीक है, वह हिजाब करती है, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन उसके शौहर ने कहा कि नहीं, यह पूरा बंद बुर्का पहनेगी और तभी यह यहाँ से बाहर निकलेगी, वरना यह घर से एक कदम भी नहीं निकलेगी। वो मानती है कि पर्दा करना अच्छी बात होती है, लेकिन जब पर्दे को आपके गले का फंदा बना दिया जाए तो फिर वह अच्छा नहीं लगता। उसके शौहर ने उसे आहिस्ता आहिस्ता डांटना और गुस्सा करना शुरू कर दिया था। इस बीच वो जब भी कहीं जाती तो उसका बार बार दिल करता कि वो मेकअप करे, लेकिन अपने शौहर के खौफ की वजह से वो अपने इस शौक से महरूम होकर रह गई थी। कहा तो वो यह सोचती थी कि वो अपने पति से अपनी इस ख्वाहिश को जाहिर करेगी कि वो अपना खुद का एक पार्लर सेंटर खोलना चाहती है, ताकि वो इस हुनर को और भी लड़कियों को सिखा सके। लेकिन कहाँ, उसके शौहर ने तो उसके खुद के ही इस हुनर को पूरी तरह से दफन कर दिया था। एक दिन उसकी सास ने कहा कि वो खाला के यहाँ जा रही हैं। उसने अपनी सास को खुशी खुशी विदा कर दिया। उसके अगले दिन शाम को उसके शौहर ने उससे कहा कि तैयार हो जाओ, शाम को ऑफिस की एक पार्टी में हम दोनों को जाना है, क्योंकि उस पार्टी में सब लोग अपनी बीवियों को लेकर वहाँ आ रहे हैं। शाम को वो थोड़ा बहुत तैयार हो गई, लेकिन जब वो पार्टी में गई तो सबकी नज़र उस पर ही थी। यहाँ तक कि उसके शौहर के बॉस और उनकी बीवी ने भी उसकी तारीफ की। इस सब से उसके शौहर को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। वो जब घर आई तो उसके शौहर ने कहा कि उसका बॉस तो कभी किसी की भी तारीफ नहीं करता, उसके आगे अगर कोई अपना सर काट कर भी रख दे तब भी नहीं, और तुम्हारे पीछे वह कैसे घूम रहा था, वो आगे पीछे हो रहा था और बड़ी तारीफ़ें कर रहा था। उसने अपने शौहर से कहा कि आप इस बात को गलत तरीके से ले रहे हैं, मेरी तारीफ़ आपके बॉस की पत्नी ने पहले की थी और उन्होंने अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई थी, और उनका मेरी तारीफ़ करने में कोई भी गलत इरादा नहीं था। उसकी इस बात पर उसके शौहर ने उसे बुरी तरह से डांटना शुरू कर दिया। वह उसका मेकअप उसके चेहरे से ज़बरदस्ती छुड़ाते हुए कहने लगे कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम जरा सा भी मेकअप नहीं करोगी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम यह मेकअप करके क्यों गई। उसने उनसे खुद को छुड़ाते हुए कहा कि मैंने तो बहुत हल्का सा मेकअप किया था। इस पर वह कहने लगे कि लेकिन तुमने किया ही क्यों।
तुमने मेरी बात कैसे नहीं मानी। और उन्होंने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया। वो तो हैरान रह गई थी और रोज़ रोज़ इस झगड़े से वो तंग भी आ गई थी। उसके शौहर ने कहा कि आज से तुम जरा सा भी मेकअप नहीं करोगी, और उन्होंने उसी वक्त उसका सारा मेकअप उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। और उसके बाद कहा कि कोई मेकअप, कोई गहना, कोई जेवर भी मुझे तुम पर अब नज़र नहीं आना चाहिए। तुम मुझे सर से पाँव तक बिल्कुल सादा दिखनी चाहिए। वो उनसे सिर्फ इतना कह सकी कि आप मुझे गलतफहमी का शिकार लग रहे हैं। उसकी जुबान से जैसे ही यह लफ्ज़ निकल कर आए, उसके शौहर ने तो बुरी तरह से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने रेशमा को तलाक दे दिया। अपने शौहर के मुंह से रेशमा 3 दफ़ा तलाक सुनकर तो हैरान रह गई। उसे झटका लगा, वो ज़मीन पर बैठ गई और फिर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसका शौहर उसके करीब बैठा हुआ था। उसने उसे कहा कि आप मुझसे दूर रहिए, आप मुझे तलाक दे चुके हैं। वो बुरी तरह से रोने लगी तो रेशमा के शौहर ने कहा कि नहीं, ऐसे तलाक नहीं होता, हमारा तलाक नहीं हुआ है। लेकिन रेशमा बेवकूफ़ नहीं थी। सुबह वो लोग मौलवी साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि अब रेशमा और साहिल का तलाक हो गया है, क्योंकि उन्होंने 3 दफ़ा कहा और औरत ने सुन लिया। अब हलाला करना पड़ेगा, नहीं तो यह तुम पर हराम हो चुकी है। उसने कहा कि कोई हलाला नहीं करना मुझे, मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। उसका शौहर उसके कदमों में बैठ गया और उससे माफ़ी मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, अभी तो शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। रेशमा ने कहा कि यह सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। उसका शौहर बार बार उससे गुजारिश करने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुमने मुझसे कोई बेवफाई नहीं की थी और तुम बदकिरदार भी नहीं थी। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था और मेरा गुस्सा तुम पर निकल गया। बताओ मैं क्या करूं? मर्द से भी तो गलती हो सकती है ना। जब वो लोग वापस घर आए तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसके भतीजे ने यह सब देख लिया। वो एक कमरे में आ गई। रेशमा ने अपने शौहर से कहा कि आप इस कमरे में अब नहीं आ सकते, मैं जा रही हूँ। और वो अपना सामान पैक करने लगी। उसका शौहर बच्चों की तरह रोने लगा और उसने कहा कि मेरी बात मानो, ऐसा करने से तुम्हारे साथ भी तो बुरा होगा। जब तुम 6 महीने बाद अपने घर में सबको बताओगी कि तुम्हारा तो तलाक हो गया है, तो क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर में बिठा लेंगे? क्या तुम्हारी वो वैसे शादी नहीं करेंगे? तुम्हें दोबारा फिर से किसी ना किसी से तो शादी करनी ही होगी ना, तो तुम मुझसे ही दोबारा शादी क्यों नहीं कर सकती? रेशमा अपने शौहर से मोहब्बत करती थी, लेकिन वो अपनी बेइज्जती से भी थक चुकी थी। उसने कहा कि मैं अब यह सब नहीं कर सकती, यह सज़ा अब मर्दों को दी गई है, लेकिन दरअसल यह औरतों के लिए भी सज़ा ही है। इसमें मेरा क्या कसूर है? तलाक तो आपने दिया है, तो सज़ा मैं क्यों भुगतूं? आपको तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन रेशमा के शौहर ने तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ा, बार बार उससे गुजारिश करता रहा। फिर रेशमा ने परेशान होकर कहा कि हलाला किसके साथ करवाएंगे आप मेरा? कौन है हलाला करने के लिए? अचानक से कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसका भतीजा अंदर आया। उसने कहा कि चाची को क्या हुआ है, वह रो क्यों रही हैं? मैंने उन्हें रोते हुए देखा। और आप लोग लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? रेशमा के शौहर ने भतीजे को समझा बुझाकर बाहर भेज दिया और खामोश हो गया। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला कि मैं अपने भाई के बेटे के साथ तुम्हारा हलाला करवा लूँगा। वैसे भी वह बच्चा है, उसे इन सब चीज़ों की समझ नहीं है। रेशमा को नहीं पता था कि यह सब क्या हो रहा है, उसे भी नहीं पता था कि हलाला किस तरह से होता है, लेकिन उसने जो भी अभी तक इसके बारे में यहाँ वहाँ से सुन रखा था वो उसे डराने के लिए काफ़ी था। उसकी ज़िंदगी उसके शौहर के हाथों का खिलौना बन चुकी थी। वह उस वक्त जो चाह रहा था उसके साथ करता जा रहा था। रेशमा की सास भी उस वक्त घर में नहीं थी जो वो उनसे मदद मांग सकती। वह उसके शौहर को समझाती। उसके शौहर ने कहा कि यह बात तुम्हें किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है और यह किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए, ना ही तुम्हारे घर वालों को और ना ही मेरी अम्मी को, क्योंकि अम्मी को अभी वहाँ पर कुछ और दिन रहना है, क्योंकि वहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं। अम्मी के आने तक यहाँ सब कुछ ठीक पहले जैसा ही हो जाएगा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और फिर रेशमा के शौहर ने आखिर रेशमा को हलाला के लिए मना ही लिया, क्योंकि यह मसला सिर्फ
उसका नहीं था, उसके माँ बाप की इज्जत का भी था। रेशमा के पीछे 4 बहनें बैठी हुई थीं। अगर वो भी चली जाती तो लोग उसकी बहनों के लिए रिश्ते भी लेकर नहीं आते कि बड़ी बहन तो 6 महीने के बाद ही तलाक लेकर वापस आ गई। यह कहते हुए अफसोस होता है, लेकिन अगर औरत विधवा हो जाए तो यह समाज उसे इतना बुरा भला नहीं कहता। लेकिन अगर किसी औरत का तलाक हो जाए तो फिर यह समाज यही कहता है कि जरूर औरत ने ही कोई गलत बात की होगी और अपनी जुबान चलाई होगी। औरत ने जरूर बात नहीं मानी होगी, वरना मर्द क्यों तलाक देगा। जबकि रेशमा के शौहर ने उसे जो तलाक दिया था सिर्फ अपने घमंड और गुस्से की कमतरी ना होने के लिए ही दिया था। रेशमा ने अपने शौहर को सुबह कह दिया कि वो हलाला करने के लिए तैयार है। सारी रात वो सोच रही थी कि घर की बात घर में रह जाएगी। वैसे भी कोई किसी को खुशी खुशी तलाक नहीं देता। गुस्सा या कोई परेशानी होती है तभी इस तरह का काम करता है। उसका शौहर बहुत शर्मिंदा था, उससे बार बार माफ़ी मांग रहा था, उसके पैरों में भी बैठ गया था। मुझे माफ़ कर दो। उसने दोनों हाथों से उसके पैर पकड़े हुए थे। उसने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि उसके माँ बाप और उसकी बहनों की भी इज्जत का सवाल है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगे। रेशमा के शौहर ने कहा कि दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। रेशमा ने शौहर को कहा कि आप भतीजे को किस तरह से समझाएंगे। उसके शौहर ने कहा कि मैं उसको समझा दूंगा, और वैसे भी वो बच्चा है, तुम्हें उससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मसला पूरा हो जाएगा और उसके बाद तुम दोबारा से मुझसे निकाह कर पाओगी। उसके शौहर ने उसके भतीजे को समझाकर उसके साथ रेशमा का निकाह करवा दिया। वो इस वक्त किस हालात से गुजर रही थी ये वो ही जान सकती थी। इस सब में उसके शौहर का एक दोस्त भी शामिल था और वह इसमें उसके शौहर का साथ दे रहा था और वहीं अपने पहचान के कुछ गवाह भी लेकर आया था। उसने कहा कि सबसे गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। उसने सुना तो यही सोचा कि उसके लिए तो यह गलती बहुत आसान थी। मर्द के लिए तो गलती करना भी आसान है और गुनाह करना भी आसान है, और औरत के लिए तो जो उसकी मजबूरी को भी गुनाह बना दिया जाता है। रेशमा के भतीजे के साथ रेशमा का निकाह हो गया। रात को वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके शौहर ने उससे पहले ही कह दिया कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे इस सब की कुछ समझ नहीं है, बल्कि मैंने उसे कुछ और ही समझा दिया है, इसीलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। यह कहकर उसका शौहर चला गया, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। वो अच्छे से जानती थी कि वह एक बच्चा है, इसीलिए उसने खुद को समझाया। अभी वो खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसका भतीजा कमरे में आ गया। वह उसके बहुत करीब आकर बैठ गया, जिससे वो थोड़ा सहम गई। उसने उससे कहा कि तुम चुपचाप सो जाओ, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है। जब उसने देखा कि वह उसके ज़्यादा करीब आ रहा है तो वो बैठ के एक किनारे पर जाकर बैठ गई। असल में उसे तो नींद आ ही नहीं रही थी, लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद कमरे में कुछ ऐसा हुआ कि वो हैरान रह गई। उसने जैसे ही बिस्तर से उठने की कोशिश की, उसके भतीजे ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। उसने उसे चिल्लाकर कहा कि तुम यह क्या बदतमीजी कर रहे हो। तो वह उससे कहने लगा कि जब चाचू तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं तो क्या वह बदतमीजी करते हैं। उसने उससे कहा कि वह मेरे शौहर हैं। उसने कहा कि तो फिर अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ और वह अब नहीं है, क्योंकि अब मेरे साथ तुम्हारा निकाह हुआ है। रेशमा ने उसे चिल्लाते हुए कहा कि लेकिन यह निकाह नहीं, यह हलाला है। तो उसने कहा कि लेकिन मेरे लिए तो यह निकाह ही है, और अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे कोई छोटा बच्चा मत समझना जो तुम्हारी बातों में आ जाएगा। अब क्योंकि हमारा निकाह हो चुका है तो अब तुम्हें अपना फर्ज निभाना है, तुम्हें अपने शौहर को खुश करना है। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो खौफ से भर गई। उसने जैसे ही अपने शौहर को आवाज़ देने के लिए मुंह खोला तो उसके भतीजे ने उसे चुप कर दिया। उसने उसे डराते हुए कहा कि अगर तुम्हारी आवाज़ यहाँ से बाहर निकली तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो मन ही मन सोचने लगी कि मुझसे यह बड़ी गलती हो गई जो मैंने इसे बच्चा समझ लिया। जिसका चाचा इस तरह का हो वह खुद मासूम कैसे हो सकता है। जिस इंसान ने अपनी बीवी को इतनी छोटी सी बात पर तलाक दे दिया और फिर उसका हलाला अपने ही भतीजे के साथ करवा रहा है, जिसे रेशमा की कोई फिक्र नहीं है, वह अपने भतीजे को आखिर क्या सिखाएगा।
सुबह हुई तो वो बिल्कुल चुपचाप थी। जब रेशमा का शौहर कमरे में आया तो उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि मैं तो उसकी जान ही ले लूँगा। रेशमा ने कहा, उसकी जान क्यों लेते हो? अपने आप की जान ले लो और उससे पहले मुझे भी मार डालो, क्योंकि यह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। उसका शौहर गुस्से से लाल पीला होने लगा। उसने कहा कि बस अब मैं उससे कहता हूँ कि वो तुम्हें तलाक दे, पर उसके भतीजे ने रेशमा को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। उसका शौहर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो उसके भतीजे ने भी उसे मारने की कोशिश की। अब तो घर में बहुत बड़ा तमाशा बन गया था और तभी अचानक उसी वक्त उसकी सास आ गई, जो उन्हें सरप्राइज देने के लिए जल्दी आ गई थी। लेकिन अपने दोनों बच्चों को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर वह हैरान रह गई। यह बात जब उसकी सास को पता चली तो रेशमा के घर वालों के सामने भी सारी बात आ गई थी। सारे लोग ही सर पकड़कर बैठ गए कि वो लोग उनके पीछे क्या क्या करते रहे। उन्होंने तो इतना बड़ा तमाशा बना दिया। सारे लोग उससे तरह तरह की बातें करने लगे। वहाँ पर हर किसी के अपने ही सवाल थे। उसके शौहर का कहना था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो तो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा था। इस्लाम में ये तरीका इसीलिए बताया गया है, अगर किसी से गलती हो जाए तो वह अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करे। दूसरी तरफ उसके भतीजे का यह कहना था कि उसे पहले से ही अपनी चाची पसंद थी। वह तो उसे पहले से ही बहुत खूबसूरत लगती थी। उसे शुरू से ही उनके जैसी ही बीवी चाहिए थी और अब अगर उसकी शादी उसके साथ हो गई है, वही उसे बीवी के तौर पर मिल गई है, तो फिर इसमें बुरा क्या है? वो उन्हें तलाक देना नहीं चाहता। सबने कहा कि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम्हारी चाची तुमसे 10 साल बड़ी हैं। तो उसके भतीजे ने कहा कि मेरा चाचा भी तो मेरी चाची से 10 साल बड़ा है। उसकी सास कहने लगी कि तुम लोगों की जरा सी गलती की वजह से आज यह बात इस मुकाम पर पहुंच गई है। रेशमा के माँ बाप भी बहुत परेशान थे। वह बेचारे इस सब में क्या कर सकते थे। इसीलिए उससे पूछा गया कि वो अब क्या चाहती है, तो रेशमा ने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे अब इन दोनों से ही निजात दिलवा दीजिए और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हैं, अपने तरीके से गुजारना चाहती हूँ। उसकी बात पर तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसकी बात से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता था। उसकी सास ने उसके भतीजे को बहुत समझाया कि देखो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के दिन हैं, अभी तुम स्कूल से ही नहीं निकले हो और तुम्हें अपने चाचा की बीवी के साथ में शादी करनी है। तुमने उससे निकाह भी कर लिया। जब तुम्हें यह पहले ही कहा गया था कि तुम्हें तलाक देना है, तो फिर तुम्हें तलाक देना ही था। लेकिन तुमने अपने दिमाग में यह प्लान बना लिया कि तुम अपनी चाची को तलाक नहीं दोगे, तो यह तो एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। तुम अपनी बातों से साफ तौर से मुकर गए। उस वक्त हर कोई रेशमा के भतीजे के खिलाफ था और सब ने उसे मजबूर कर दिया। इसीलिए फिर उसने हार कर रेशमा को तलाक दे दिया। इसके बाद वो अपने घर चली गई। इस दौरान रेशमा यह फैसला कर चुकी थी कि अब वो अपने पहले शौहर के पास भी वापस नहीं जाएगी और अकेले ही रहेगी। लेकिन असल ज़िंदगी में यह सब लड़कियों के लिए इतना आसान नहीं होता। यह तो सिर्फ फिल्म और सीरियल में ही होता है कि औरत अकेली रहती है और फिर कहती है कि मैं एक कामयाब औरत हूँ, मेरे पास सब कुछ है। असल में तो उसके अपने ही घर वाले उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने उसे साफ कह दिया कि हम तुम्हें अपने घर में नहीं बिठा सकते, हमें फिर से तुम्हारी शादी किसी न किसी के साथ तो करनी ही है। तो फिर इससे अच्छा तो यही है कि तुम अपने पहले शौहर के साथ ही क्यों नहीं चली जाती हो। वह भी तुम्हें अपनाना चाहता है और तुम्हारे लिए वह मरा जा रहा है। उसका शौहर बार बार उसके घर आता और उससे कहता कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, लेकिन वो फिर से उसके साथ वापस नहीं जाना चाहती थी। पर उसके माँ बाप ने उसे ज़बरदस्ती अपने घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते, तुम हमें अपना ऑप्शन मत समझो, क्योंकि तुम्हारा शौहर ही तुम्हारा ऑप्शन है। यह सब सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ और उसे उस दिन इस बात पर पूरा यकीन हो गया कि औरत का तो कोई भी घर नहीं होता, ना ही उसकी कोई इज्जत होती है, जब तक कि उसके सर पर उसके बाप, बेटे, भाई या शौहर का साया ना हो। अगर उसके साथ कोई मर्द नहीं तो उसकी कोई हैसियत नहीं। उसने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं कहा और अपनी जुबान पर ताला लगा दिया। लेकिन वो अपने शौहर के साथ भी वापस लौट कर नहीं गई, क्योंकि उसने अपने
अपने अतीत को याद किया। जो इंसान अपने गुस्से की वजह से उसे एक बार तलाक दे सकता है, वह उसके साथ ऐसा दोबारा भी तो कर सकता है। एक बार तो वो इस सब से गुजर चुकी थी, लेकिन अब यह सब झेलने की उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। इस वक्त वो खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर अकेले ही रहने का फैसला किया, जिस पर उसके शौहर ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। उसने उसे ताने दिए और कहा कि ज़्यादा बहादुरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक औरत को हमेशा ही एक मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है, और मेरे पास वापस ना आकर तुम बहुत बड़ी गलती करोगी और बहुत पछताओगी। इसीलिए अभी भी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि चुपचाप मेरे पास वापस लौट आ। अपने शौहर की इस बात से आज उसे यह बात पक्के तौर पर साफ हो गई थी कि उसका शौहर कभी भी नहीं सुधर सकता। अगर वो उसके पास वापस लौटी तो वह फिर से वही सब कुछ उसके साथ करेगा जो उसने पहले किया था, और वो इस तरह से घुट घुट कर नहीं जी सकती। वो एक पढ़ी लिखी औरत थी। उसने इसीलिए अपने एक दोस्त से अपनी ज़िंदगी की सारी बातों को शेयर किया और उसने उसकी बहुत मदद की। उसने उसे अपनी पहचान के एक स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर की नौकरी दिला दी। वहीं पर उसे सलीम मिला। सलीम ने उस नई जगह में उसकी बहुत मदद की। उसने रेशमा को यकीन दिलाया कि एक औरत कमज़ोर नहीं होती, वो अपने दम पर अपना अस्तित्व बना सकती है। सलीम ने उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया और वो कमज़ोर नहीं है, इस बात का उसे एहसास दिलाया। और जब रेशमा अपने पैरों पर खड़ी हो गई, उसे मेकअप का शौक़ था। उसने अपना पार्लर खोल लिया और वो खुद में एक मजबूत शख्सियत हो गई। तब एक दिन सलीम ने उसे निकाह के लिए कहा। सच तो यह था कि सलीम जैसा अच्छी सोच वाला इंसान पाकर अपनी किस्मत की शुक्रगुजार थी रेशमा। उसके जैसा ही हमसफ़र हमेशा से चाहती थी। अब उसकी यह तमन्ना पूरी होने वाली थी। सलीम उसके अतीत के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन उसे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ दिनों में रेशमा और सलीम का निकाह हो गया। उसका पहला शौहर उसके हुनर को दबाने की पूरी कोशिश करता रहा, और कहाँ आज उसका दूसरा शौहर था जिसने खुद से उसके हुनर को निखारने की बात की थी। वो सलीम को पाकर बहुत खुश थी। आज वो अपने पैरों पर खड़ी है, उसकी अपनी खुद की पहचान है। दोस्तों, हर इंसान की अपनी ख्वाहिशें होती हैं, जैसे कि हमें खुद की ख्वाहिश प्यारी होती है और हम उनको लेकर ही अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से हमें अपने पार्टनर को भी उनके पैशन को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उन्हें दबाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद महिलाओं को बस चूल्हे चौके और बच्चे पैदा करने, इन्हीं सब चीज़ों के लिए झोंक दिया जाता है। बहुत कम ही हमसफ़र ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए जिन्हें भी ऐसा जीवन साथी मिला है जो उन्हें हर तरह से सपोर्ट करता है, तो उनकी कदर करिए और किसी के लिए भी उसके रास्ते का पत्थर मत बनिए। और एक औरत कभी कमज़ोर नहीं होती। औरतों को खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट ना करें, आपको समाज में लज्जित करें, उनके साथ अपना वक्त बर्बाद ना करें। अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें, जिससे किसी के लिए बोझ ना बने। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।